Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the A plus series test number 13. Very important test this is. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. हम बात करते हैं टेस्ट की. हमसे ये जो आज का टेस्ट है वो एसोसिएटेड है पीरियड से, ग्रुप से और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ साथ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर से. ए प्लस सीरीज का इंपॉर्टेंट टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 51 आप देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है द सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलोंग ऑल ऑफ विद इट्स लिगेंड्स. एक सेंट्रल मेटल आयन अलोंग विद ऑल ऑफ इट्स लिगेंड्स, क्या कहते हैं उसको? उसने ऑप्शन पूछी. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन. कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं जिसे हम लार्ज पैरेंथेसिस में लिखते हैं. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में इन तमाम चीजों को पता होना चाहिए. इसके साथ आपको सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, हमारे पास सिंपल आयन कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा होता है, इन तमाम चीजों का पता होना चाहिए. सो बीटा ऑप्शन वाज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, द किंग ऑफ केमिकल, द बैरोमीटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. इसकी बात कर रहा है, उससे रिलेटेड बात पूछता है, कौन सी इनकरेक्ट है. अल्फा देखते हैं, कहता है इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन फॉर्म. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने इनकरेक्ट देखनी है. बीटा में कहता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. एग्जैक्टली, इट्स अ डायबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड. चार्ली में कहता है इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट. ये मेरा आंसर है. उसने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट और चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट है. माय डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. 336 टू 338 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. सो ये लो बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है, ये गलत कह रहा है. सो ये मेरा आंसर है चार्ली ऑप्शन. अगर डेल्टा स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कहता है इट इज अ कलरलेस विस्कस लिक्विड. बिल्कुल ठीक है. इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से. माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें मैं रिवाइज कर रहा हूं बिकॉज दिस इज एमडी कैट टेस्ट और हम अपने टेस्ट सेशन में हैं. वो तमाम चीजें जो कि एमडी कैट के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, रिलेटेड हैं, मैं शेयर कर रहा हूं. चार्ली ऑप्शन आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ द 2A ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहा है. कहता है कि हाइड्रोक्साइड ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट इज द मोर सॉल्युबल इन वाटर. वेरी सिंपल केमिस्ट्री, यू बेटर नो कि टॉप टू बॉटम हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. जो टॉप पे एलिमेंट है उनकी सॉल्युबिलिटी उनके हाइड्रोक्साइड की कम होगी और जो नीचे होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो मैं देख लेता हूं, अगर मुझे एलिमेंट की तरतीब का पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम एटसेट्रा. सो इन ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इज माय आंसर. बेरियम हाइड्रोक्साइड इन तीनों एलिमेंट से नीचे है. उसका हाइड्रोक्साइड चूंकि ग्रुप में सबसे नीचे पाया जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है. और इसकी डिटेल में हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम काफी डिटेल में लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. एक सिंपलेस्ट कॉन्सेप्चुअल लाइन जो कि एमडी कैट के क्वेश्चन में यूजफुल थी वो मैंने रिपीट कर दी है. सो अल्फा इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54. पेपर आप लोगों के सामने है. Which of the following halogens is in the liquid state and has reddish brown color? Popular question, popular information आप जानते हैं. ब्रोमीन हम जानते हैं क्लोरीन गैस है, हम जानते हैं फ्लोरीन गैस है, हम जानते हैं ब्रोमीन ऑरेंज रेडिश ब्राउन लिक्विड है और आयोडीन ग्रेश ब्लैक सॉलिड होता है. आप देख सकते हैं पेपर में ये टेबल रिवाइज भी कर दिया गया. एक और रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सुन लें कि हमारे पास हमारे लेवल पे ए लेवल्स और एफएससी में एमडी कैट का जो टॉपिक है उससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास नॉन मेटल्स नॉर्मली गैशियस फॉर्म में होती हैं या सॉलिड फॉर्म में होती हैं. द ओनली नॉन मेटल, the bromine is the only non-metal which exists in the liquid state, reddish brown liquid. So यही related answer था. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. और बाकी तमाम डिस्क्रिप्शन जो मैंने की आप टेबल के नीचे देख सकते हैं. आपके पास इनकी फिजिकल स्टेट्स भी रिप्रेजेंट की गई हैं. जैसे क्लोरीन के बारे में ग्रीनिश येलो गैस है, फ्लोरीन पेल येलो गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, रेडिश ब्राउन लिक्विड और ऑरेंज रेड लिक्विड भी कहते हैं इसको, एंड आयोडीन ग्रेश ब्लैक सॉलिड. सारी बातें याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 55 है. बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं करूंगा व्हाइट बोर्ड पे. अभी आप ये स्टेटमेंट सुने.
कहते हैं कि हमारे पास हेक्साको टाइटेनियम है, येलो लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्बेंस येलो लाइट, और while most of the dash and the dash lights are transmitted, therefore the solution of dash यानी इसका violet कलर का होता है। ये बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है, मैंने अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा आप लोगों के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बता देता हूं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55। एक मैंने सर्कल बनाया है जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया था, जैसा कि मैंने प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कशंस की थी, और टेस्ट सेशन के टेस्ट है, ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए इसकी रिवीजन जरूरी है। देखें, विबग्योर्ड आई रोट दिस वन। अब ये देखिए एब्जॉर्बेंस और यहां से एमिटेंस और ये दो ट्रांसमिटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इस साइकिल का पर्पस क्या था? कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री डील्स विद द कलरफुल केमिस्ट्री। हम जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन होती है, जिसकी वजह से इसके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, कलरफुल केमिस्ट्री है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर ये रेडिएशन एमिट कर रहा है तो कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, या अगर वो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सी एमिट कर रहा है, और अगर कौन सी रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसमें स्पॉटेड ट्रांसमिटेंस कौन सी है? ये सवाल की है। अब आंसर देखें, बड़ा सिंपल सा। ये देखें, उसने कहा येलो लाइट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्बेंस, और वायलेट लाइट एमिट होती है, यस। अब उसने मुझसे एब्जॉर्बेंस और एमिटेंस की बात कर दी है, वो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस की बात कर रहा है। तो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस नेबर रेडिएशंस कलर होते हैं, नेबर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस होती है। वॉच दिस, मेरे पास वायलेट कलर तब आता है जब ब्लू एंड रेड आपस में ट्रांसमिट होकर मिक्स इन होते हैं। वॉच दिस। तो उसका क्वेश्चन ये था जो उसने पूछा, उसने एक्सप्लेन किया कि ये कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हेक्साको टाइटेनियम, ये पूछ रहा है कि येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, एमिट करता है वायलेट रेडिएशंस, तो ट्रांसमिटर्स किस किस की होगी? ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने लिखा है, सो दैट इज द ब्लू एंड द रेड ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन, जो कि मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे जस्टिफाई भी किया है। दिस इज ब्लू रेडिएशन, दिस इज रेडिएशन, दोनों की ट्रांसमिटेंस से ये वायलेट कलर एमिट होता है। क्लियर है? सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज। और इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चंस भी आए तो सारी डिस्कशन की रिवीजन का पर्पस ये है, यू कैन आंसर ऑल दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, ध्यान से सुनते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आते हैं इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, और स्किल इसमें ये होती है कि आपने किसी भी किस्म के ट्रिक से बचते हुए सही आंसर करना होता है। सो मैं पढ़ने जा रहा हूं तमाम स्टेटमेंट्स को। इट इज कलरलेस, बैड स्मेलिंग एंड द टॉक्सिक गैस। ओके, नोट कर लिया, ठीक है। नंबर 2 कहता है इट्स पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप ऑफ द केमिकल्स रेफर्ड टू एज द सॉक्स। ऑफ कोर्स सल्फर के ऑक्साइड्स जितने भी हैं। अच्छा, इट कैन क्रिएट सेकेंडरी पोलूटेंट्स, वन रिलीज्ड इनटू द एयर, ऑफ कोर्स SO2 से SO3 बनता है, उससे एसिड रेन भी बनती है, सारी बातें हमें पता हैं। अच्छा, हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। नंबर 4 में कहता है इट इज आल्सो अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, यानी वोल्केनिक एक्टिविटी से। स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या करता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? दे ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये हाईली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो Delta option is my answer, very simple and clear. So this was a very good question because it was explaining and repeating all the data about the sulfur oxide. Clear है? So next question पे चलते हैं, question number 57 है, which of the following is the correct order of the electron affinity of the halogens? Popular question, बारहा डिस्कस किया गया है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास हेलोजेंस की जब बात करते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनके ट्रेंड्स में वो रूटीन का ट्रेंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला फॉलो नहीं होता। हम इसको बारहा पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम आयोडीन की होती है। सो उससे रिलेटेड डाटा में उसने क्वेश्चन किया है, कहता है बताएं कि जो ऑर्डर है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑर्डर को देखूं क्रिटिकली तो डेफिनेटली अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। दिस इज अ काइंड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर है। आप पेपर में देख सकते हैं जो मैंने वर्ड्स अभी बोले हैं वो वैल्यूज भी दी गई हैं, जैसा कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -349 है, देन ब्रोमीन -325 है, देन फ्लोरीन -322 एंड देन आयोडीन ऑफ कोर्स -295 पे आती है किलोजोल्स पर मोल में। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। 57 का आंसर अल्फा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से आंसर करना है, नेगेटिव क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट
अल्फा में कहता है एल्युमिनियम फ्लोराइड इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर, दिस इज ट्रू। एल्युमिनियम क्लोराइड इज पार्शियली कोवेलेंट और पार्शियली आयोनिक, बट एल्युमिनियम फ्लोराइड इज आयोनिक, बिल्कुल सही कह रहा है। बीटा कहता है द एलिमेंट्स ऑफ द 2A and the 7A form acidic oxide, this is wrong. Element of the 2A group, they are metals, alkaline earth metals, and metals form basic oxides. हाँ 7A के acidic oxides होते हैं। So ये पूरी स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो गलत बोल रहा है। 2A के बेसिक होते हैं, 7A के एसिडिक होते हैं। सो बीटा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मैं बाकी भी देख लेता हूं। एल्यूमिनियम आयोडाइड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, बिल्कुल ठीक है। एल्यूमिनियम आयोडाइड कोवेलेंट, एल्यूमिनियम क्लोराइड पार्शली कोवेलेंट और पार्शली आयोनिक, एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयोनिक। ये तीन अलहदा एमसीक्यूज हैं जो मैं रिवाइज कर रहा हूं, ये भी याद रखने आपने एमडीकैट में पूछे गए हैं। सो अगर मैं डेल्टा की बात करता हूं, द एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, जर्मेनियम स्टेनलेस प्लम्बस फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक कह रहा है। हाईली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है, जिसकी करेक्शन मैंने आपको बता दी कि भाई 2A एलिमेंट्स मेटल्स हैं एंड मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 स्टूडेंट्स, which is true for the calcium or its compounds as compared to the corresponding statements for magnesium। अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अच्छा, वो पूछ रहा है बताओ कि कैल्शियम के लिए क्या ट्रू स्टेटमेंट है। अब तरतीब ज़हन में रखिएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। मैग्नीशियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। मैग्नीशियम का मेटालिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम है, कैल्शियम का ज्यादा है। इसी तरह उनकी बेसिसिटी, ऑक्साइड्स की तमाम बातें ज़हन में रखिएगा। कैल्शियम एज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, गलत कह रहा है। मैग्नीशियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। कैल्शियम के शेल ज्यादा हैं, उसका साइज बड़ा है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट लेस विगोरसली विद वाटर, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। कैल्शियम की रिएक्टिविटी मोर विगोरेंट होगी, ज्यादा होगी। तो बी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। चार्ली में कहता है कैल्शियम रिएक्ट्स मोर विगोरसली विद वाटर, यस इट रिएक्ट मोर विगोरसली विद वाटर, दिस इज द आंसर, चार्ली ऑप्शन। ऑफ कोर्स टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इसी की जस्टिफिकेशन मैंने की थी। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 my dear students, कंसेक्टिव एलिमेंट्स x, y and z, अच्छा इस तरतीब को ज़हन में रखिएगा, x, y and z, ठीक है, आर इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसने पीरियड भी बता दिया, ठीक है। आप इसको इमेज के अपने ज़हन में रख लीजिएगा, किसकी बात करेगा। एलिमेंट y हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी and the lowest melting point. What would be the identities of the x, y and z? Let's imagine. अब तरतीब की बात करते हैं, ऐसे एमडीकैट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बट डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग यू। मैंने देखा कि y कहीं मिड में आता है, और अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं, जिसकी उसने रेफरेंस दिया है, तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन 2 पॉइंट्स पे वेरिएशन आती है, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 5A। क्यों? ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से। हाँ, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से दरमियान में लेट्स सपोज अगर मैं y की बात करता हूं कि ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, जैसा कि मैंने ऑप्शंस में से आंसर देख लिया है, तो ग्रुप 5A की बात करते हैं, निक्टोजन, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, तो उनका जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है ना, px1, py1, pz1 होता है, स्टेबल होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। बट डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को बहुत फोकस करना है। लेट्स सपोज अगर कोई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता, तो यही कॉन्सेप्ट टॉप 6 से ग्रुप में ले जाते, लेकिन उसने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात की है। इजी क्वेश्चन है। सो अगर मैं देखता हूं, और साथ में वो कह रहा है कि कंपैरेटिवली जो x और z है, उनकी निस्बत उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली लो है। सो मैं आंसर करता हूं, मेरे पास चार्ली ऑप्शन आंसर है। सिलिकॉन आप जानते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क की वजह से बहुत ज्यादा होता है। फास्फोरस का सल्फर और सिलिकॉन की निस्बत मेल्टिंग पॉइंट कम है, और दूसरा फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें इरेगुलरली फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं है जैसे कि इन दो में है, ये ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रखेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वाज। ये सारी डिस्कशन इसलिए की जाती है कि आपके जहन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वेरी कर रहा है तो उसकी रिवीजन हो जाए। इन तमाम चीजों को जहन में रखिएगा। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट एक्ट एज, ओके देखते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के तमाम रिएक्शंस ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्पेसिफिकली H2SO4
एक एसिड है, इसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन है, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो उसने कहा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो कह रहा है बताओ कि जो नहीं है ये डिहाइड्रेशन भी करता है, ड्राइंग भी करता है, सल्फ्यूरिक एसिड फिजिकल चेंज भी करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है, और डेफिनेटली अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करके डिहाइड्रेशन करता है, अल्कीन्स बनाता है। सही कह रहा है। डेल्टा इज माय आंसर, जिसमें मैं बोल चुका हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये काम नहीं करता, ये तमाम फंक्शन करता है, ये सिवाय रिड्यूसिंग एजेंट के सारे काम करता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। और आप देख सकते हैं पेपर में आपके सामने एक टेबल भी बना हुआ है, ये जितनी बातें मैंने की इसमें ऐड इन कर लें ये चीजें जो कि आपके पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं, जो कि आपके सामने ड्रॉ किए गए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 डियर स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली शो विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री। पॉपुलर क्वेश्चन, हिब्रिडाइजेशन में पूछ सकता है कि नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली शो कौन सी ज्योमेट्री, तो आप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। फर्दर अगर आप हिब्रिडाइजेशन में इसी क्वेश्चन को एमडीकैट में कन्वर्ट करें, रिलेटेड क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप जानते हैं कि D2sp3 हिब्रिडाइजेशन की, फिर अगर ज्योमेट्री ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्टाहेड्रल होती है तो उनकी ज्योमेट्री D2sp ऑक्टाहेड्रल होने की वजह से उनकी हिब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी। सो ज्योमेट्री की बात की गई थी तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following nitrogenous fertilizer is the most widely used in Pakistan? Without wasting your precious time, I will answer urea diaminomethanol, 46% नाइट्रोजन कंटेनिंग। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूरिया है, अल्फा ऑप्शन, ठीक है। और इसकी प्रिलिंग प्रॉपर्टी की वजह, इसकी प्रिल्स की वजह से इसको इजी टू स्प्रेड होता है और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जो यूज होता है। फर्दर मोर इसको बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अमोनियम नाइट्रेट को पैडी फील्ड में नहीं यूज करते। अमोनियम नाइट्रेट कहलाता फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर जो परसेंटेज है दैट इज 33 to 33.5% होती है। मैं तमाम बातें रिवाइज कर रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज एमडीकैट, दे कैन आस्क दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम यू, सो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। और कंपैरिजन किया करें क्वेश्चंस का, कंपैरेटिव स्टडी से आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और क्लैरिटी होगी आंसर्स में। सो अल्फा ऑप्शन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एनहाइड्राइड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एसिड्स एक्सेप्ट। एनहाइड्राइड क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स जिसमें से H2O को रिमूव कर दिया जाए ना, पानी निकाल दिया जाए, और अगर एनहाइड्राइड में वाटर ऐड करें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। देखते हैं टेबल में, H2SO4 एसिड है, इसमें से जब H2O निकाल देते हैं तो ऑफ कोर्स अल्फा बिल्कुल ठीक कह रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है SO3। बीटा में कहता है HClO4, पॉपुलर क्वेश्चन, Cl2O7 बनता है, ठीक है। C2H5OH ऑफ कोर्स अल्कीन बन रही है, इथीन बन रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है ना। और डेल्टा मेरा आंसर है, ये गलत है। इसने मेथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, वो लिखा है, इसका एनहाइड्रेट कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। बता दिया आंसर। सो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। कहते हैं कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ओके, आई सॉ दैट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है? इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल would you expect to find this element? My dear students, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता के वो ग्रुप्स का पूछे तो मैं एंड वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा कितने हैं। तो अगर मैं देखता हूं इसमें तो 6s2 एंड 6p6, मेरे पास इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये मेरे पास ग्रुप 8A का मेंबर होगा। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आपने कैसे चूज करना है। नो नीड टू क्रैम द होल कॉन्फ़िगरेशन, नो नीड टू गेट कंफ्यूज कि आई डोंट नो अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, पता नहीं कौन सा एलिमेंट है। उसने ग्रुप पूछा है और ग्रुप के लिए आप NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन जब सोचेंगे, एन मीन कोई भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे सकता है। अब आप देखेंगे कि S2 NP6 है, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो किसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रुप 8A के मेंबर्स में, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, जिनको हम डेफिनेटली एरोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन अ स्विमिंग पूल
खूबसूरत सवाल है. Will kill bacteria and will make water free from the gases. One theory suggests that as a result of the reaction between the chlorine and water produces reactive dash atom. बहुत खूबसूरत सवाल है, इसे मैंने सॉल्व किया. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है. इसमें 2-3 एमडी कैट के एमसीक्यूज हैं. सिंपल, क्लोरीन गैस को हमने वाटर में ऐड कर दिया. दिस इज इन द गैसियस फॉर्म ऑफ कोर्स. ये मेरे पास गैसियस फॉर्म में आएगी. इसको वाटर में ऑफ कोर्स ऐड करेंगे, ये वाटर मेरे पास लिक्विड फॉर्म में आएगा. ये नोटेशंस बहुत जरूरी होती हैं, करेक्ट होनी चाहिए, पता होना चाहिए. अच्छा, क्लोरीन गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, HCl एंड HClO. अच्छा, हाइपोक्लोरस एसिड एंड HCl. पॉइंट क्या है एमडी कैट में? क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये रिलेटेड बात है. क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट उसी रिएक्शन में डेफिनेटली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जो कि आपके सामने जनरेट करता है. अब HClO जो इसका यूनिट है वो डिसोसिएट होकर नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है. सो क्लोरीनेशन में जब बैक्टीरिया को किल किया जाता है तो नेसेंट ऑक्सीजन असल चीज है जो रिएक्ट कर रही होती है. बहुत से बच्चे इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेसेंट क्लोरीन. गलत हो जाएगा जवाब. हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन. क्लियर है? सो यहां से मैंने आपको 2-3 चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं जो कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं. अगर मैं आंसर देखता हूं जिसने सिंपली पूछा था, तो बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है, जिसे मैंने प्रूव किया है कि नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है जब हम क्लोरीन गैस को वाटर में ऐड करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 67. The magnesium metal can be obtained by electrolysis of. My dear students, मैंने एक बड़ी कॉमन बात बताई हुई है. जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे ना, जब हम डाउन सेल की बात कर रहे थे और नेल्सन सेल की भी साथ में बात की थी, इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स भी होती हैं, नॉर्मल मेटल्स भी होती हैं. यूजुअली वो तमाम मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव होती हैं, अगर उनको एक्सट्रैक्ट करना हो तो उनके सॉल्ट्स की फ्यूज्ड फॉर्म का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है. उनके सॉल्ट्स की पिघली हुई हालत का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. और अगर वो तमाम यूजुअली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं स्वाय जिंक वगैरह के, वो तमाम जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे पाई जाती हैं, अगर उनको एक्सट्रैक्ट करना हो तो फिर उनका सोल्यूशन यूज करते हैं. सो मैग्नीशियम हम जानते हैं नॉर्मल मेटल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव पाई जाती है. सो इसमें से अगर हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इसका नॉर्मल सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड इज माय आंसर. अल्फा ऑप्शन वेरी मच क्लियर. इसकी मोल्टन फॉर्म यूज करेंगे. अब चूंकि उसने बाकी सॉल्ट्स के साथ वर्ड एक्वस ऐड किया है, सो आई एम नॉट गोना चूज देम. बी वेरी वाइज, बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चंस. एक्वस मतलब सॉल्यूशन एंड मोल्टन मतलब उसकी पिघली हुई हालत. सो दैट्स व्हाई अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, मैग्नीशियम क्लोराइड इन द मोल्टन फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? यहां पे पॉलिंग स्केल की बात नहीं करूंगा, आपकी एफएससी में भी क्लैरिटी नहीं है, डेफिनेटली ए लेवल्स में भी इसकी इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई. तो उसकी जो गिवन बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसे हमने पढ़ा हुआ है उसकी बेस पे क्वेश्चन है. वो कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन. अल्फा में कहता है द साइज ऑफ एन एटम ओनली, इस पे डिपेंड करता है. बीटा में कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट, ये दोनों पे डिपेंड करता है. भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, हाँ करती है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी चेंज हो रही है और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज भी इफेक्ट हो रहा है. So definitely. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मोलेकुलर प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी तो है नहीं. इट्स अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ द टू जॉइंट एटम्स. किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखें. सो अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शंस ठीक हैं. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज. क्वेश्चन नंबर 69, द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं. कहते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ कैटलिस्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आयरन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ठीक कह रहा है, सही है, बिल्कुल यूज होता है. हमने हाबर-बोश प्रोसेस पढ़ा हुआ है जिसमें हम आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसका एंटी कैटलिस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. 3 रिलेटेड एमसीक्यू मैंने बोले एमडी कैट के, याद रखने आपने. अल्फा ठीक है. बीटा निकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेजिटेबल की, चाहे आप रेनी निकल यूज करो चाहे आप दूसरी निकल यूज करो, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर चेंज आ जाएगा. सही कह रहा है.
प्लैटिनम फॉर द सिंथेसिस ऑफ द SO2 एक्सपेंसिव है, यस प्लैटिनम यूज होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रिपरेशन में, लेकिन इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज नहीं करता। स्टेटमेंट ठीक है। डेल्टा में कहता है जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन मोनो टू फॉर्म द मिथाइल। रॉन्ग, दिस इज माय आंसर, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने इसे सॉल्व किया है, वॉच। मैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर इस इक्वेशन से क्लियर है। आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, जो कि हम डेफिनेटली स्टीम क्रैकिंग करके जनरेट कर रहे हैं। जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये कैटालिस्ट है। टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 atm है। ये एक एक चीज एमडी कैट के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। आपने प्रिपरेशन ऑफ द मेथेनॉल यानी मीथाइल अल्कोहल में से पढ़ा हुआ है, सो रिवाइज कर दिया आप लोगों के लिए, आपको सारा पता होना चाहिए। अच्छा, मीथाइल अल्कोहल को मेथेनॉल भी कहते हैं डेफिनेटली, इसे हम कार्बिनॉल भी कहते हैं, इसे हम जीरोन भी कहते हैं। तो ये तमाम चीजें मैंने अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन की हुई हैं, आपको पता होना चाहिए और आपको हर रिलेटेड चीज का लाजमी तौर पे पता होना चाहिए ताकि आप आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 70। नियॉन मैग्नीशियम +2 एंड सोडियम Na पॉजिटिव, ठीक है, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अगर आप लोगों को सेकंड एंड थर्ड पीरियड मेमोराइज होगा देन यू विल बी एबल टू आंसर दीस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ आप लोगों को उनके एटॉमिक नंबर्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियई। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियई, सबसे कम रेडियस पहले, चाहे वो आयनिक है चाहे वो एटॉमिक है, यहां पे उसने उसकी बात नहीं की, जनरल वर्ड बोला है रेडियई का, फिर उसके ऊपर मूव करना है। अच्छा, वेल माय डियर स्टूडेंट, टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें आंसर है मेरे पास चार्ली। वेल मैं इसकी कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने आंसर लिखा है, पेपर में आप देख सकते हैं, वैल्यूज भी दी गई हैं कि मैग्नीशियम +2 65 पिकोमीटर होता है, नियॉन न्यूट्रल 90 पिकोमीटर इसका रेडियस होता है, और सोडियम Na पॉजिटिव पॉपुलर 95 पिकोमीटर होता है। लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है जिसको मैं क्लियर करूंगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि केटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम, तो भाई फिर आपके पास नियॉन स्मॉलर क्यों है Na पॉजिटिव आयन से। बच्चों यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में भी तो फर्क है। हमारे पास बेशक आइसो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन नियॉन 10 है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, उसके इंक्रीमेंट की वजह से उसका साइज छोटा है। हाँ, जब हम आगे आए हैं थर्ड पीरियड में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऐड इन, तो सोडियम 11 आ गया, ठीक है, उसमें हमारे पास शेल बड़ा, उसको आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी Na पॉजिटिव आयन का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बावजूद उसका जो साइज है वो नियॉन से स्मॉलर होगा क्योंकि वो लेफ्ट पे है, और लेफ्ट टू राइट जिस हिसाब से साइज की डिक्रीमेंट हुई है उतना फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ के लिए वैल्यूज भी देगी, आप देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग दैट चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर। इस डिस्कशन को ध्यान में रखिएगा, आप लोगों के लिए यूजफुल है और ये आपके कॉन्सेप्ट की करेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 71, what can be seen when a piece of magnesium ribbon is placed in cold water। पहले तो मुझे ये बताएं, मैग्नीशियम का वो रिएक्शन जो कि आपने अपनी किताब में पढ़ा हुआ एक्सप्लेन किया गया जिसकी बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं, हम स्टीम के साथ करते हैं, उसका कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन होता है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है। अब मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूं और आंसर करता हूं। अब विगोरस एफ्रिफिसेंस सर्कस बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कैन बी सीन नहीं, हम नहीं देखेंगे, कोई विगोरस रिएक्शन नहीं होगा। बबल ऑफ गैस form slowly on the magnesium surface, this is my answer। my dear students, बहुत खूबसूरत सवाल है। आप क्लीन मैग्नीशियम रिबन को ठंडे पानी में रख दें, स्टीम में नहीं, तो उसका रिएक्शन बहुत स्लो होगा जरूर, लेकिन बहुत स्लो होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी देर के बाद बड़ा लिटिल बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस सरफेस से बबल आउट होगी। ये जो उसने कहा ना कि मेरे पास बबल्स ऑफ द गैस फॉर्म स्लोली ऑन द मैग्नीशियम सरफेस, बिल्कुल सही कह रहा है। और अगर आप पेपर में देखें तो इसको मैंने सॉल्व भी किया, आप देख सकते हैं इसका रिएक्शन भी जस्टिफाई है, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर भी आंसर किया मैंने, और रिएक्शन विद द स्टीम भी किया है। बस स्टीम में तो आप जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन जरा फास्ट हो जाता है, व्हाइट कलर का इंटेंस आपके पास अपीयरेंस आती है। सो इस क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है दैट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट। पॉपुलर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमियम +3 होता है, बिल्कुल ठीक है। Fe+3 फेरिक आयन होता है, हमें पता है।
स्कैंडियम प्लस 3 होता है, ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट द 2b एंड द 3b नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें हमारे पास 3b में स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम आते हैं, ठीक है। कॉपर प्लस 2 होता है और प्लस 1 होता है, कॉपर प्लस 3 नहीं होता, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। पॉपुलर क्वेश्चन, कॉपर प्लस 1 क्यूप्रस होता है, कॉपर प्लस 2 क्यूप्रिक होता है, प्लस 3 नहीं होता कॉपर का। डेफिनेटली आप जानते हैं कि हमारे पास क्वाइनेज मेटल केमिस्ट्री या 1b एलिमेंट्स हैं, डेफिनेटली इसके पास पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो तमाम केमिस्ट्री हम जानते हैं। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, देखते हैं क्या कहते हैं। It forms acid rain. Yes. It acts as reducing agent. Of course, ये ऑक्सीजन चाहिए होती है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है तो दूसरे को रिड्यूस करती है। It is insoluble in water. Well, at high temperature, this is insoluble in water. It is insoluble in water at high temperature. तो ये प्रॉपर्टी जो कह रहे हैं ना कि it shows all of the following properties except, अच्छा इसने चूंकि इसने इनसॉल्युबल इन वाटर बोला है, स्टीम नहीं बोला, डेफिनेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है ना, तो ये मेरा आंसर है। उसने कहा था कि SO2 शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, तो चार्ली इसकी एक्सेप्टेंस में है, यस इस सॉल्युबल हो जाती है, पानी में सॉल्युबल हो जाती है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। डेल्टा में कहता है इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, यस दिस इज ट्रू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर थिंकिंग कि डेल्टा ऑप्शन हो सकती है, गलत। हम जब एप्पल को कट करते हैं और हम देखते हैं उसकी सरफेस ब्राउन हो गई है, क्यों? हमारे पास वो जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है, ब्राउन कलर हो जाता है, पीपीओज बन जाते हैं, ठीक है ना, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज प्रिजर्वेटिव टू स्टॉप दिस एक्टिविटी। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो ब्राउनिंग ऑफ द फ्रूट नहीं होती, पीपीओज का जो ऑक्सीडेज रिएक्शन है वो इनहिबिट कर दिया जाता है, तो डेल्टा इसकी प्रॉपर्टी है। उसने क्वेश्चन किया था कि SO2 शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, वो चार्ली में कह रहे इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, भाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप स्टीम की बात करते तो फिर बात ठीक थी, हाई टेम्परेचर पे माना कि वो जब हम स्क्रबर से मूव अप करते हैं और फिर हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वो स्टीम होती है, 100 प्लस पे होती है, वाटर नहीं होता, स्टीम होती है, तो उसमें हम इनसॉल्युबिलिटी मानते हैं, अदरवाइज वाटर में तो ये सॉल्युबल है। आई एम पुटिंग माई एनर्जी ऑन दिस वर्ड्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको तमाम चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। चार्ली ऑप्शन इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 डियर स्टूडेंट्स, in which of the following ions the removal of an electron is the most difficult? अच्छा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, लेफ्ट राइट इंक्रीज करिए, वेरिएशन भी ज़हन में है, फिर यूनिपॉजिटिव आयन, डाइपॉजिटिव आयन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तमाम कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिए। देखते हैं क्लोरीन गैस थी, इसमें Cl नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन है, भाई नेगेटिव आयन से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव निकालना आसान होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव निकालना मुश्किल होता है। अच्छा, मैं अगर पोटेशियम पॉजिटिव की बात करता हूँ, हाँ इसमें मुश्किल होगा क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात होगी। कंपटीशन है बीटा और डेल्टा में, तो माय आंसर इज डेल्टा। कैसे? सोडियम पॉजिटिव आयन, पोटेशियम पॉजिटिव आयन, दोनों यूनिपॉजिटिव आयन है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, नेगेटिव की केमिस्ट्री खत्म होगी ना हमारे पास, तो डेल्टा आंसर क्यों किया? कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है पोटेशियम की निस्बत, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कम है सोडियम में। अब सोडियम आयन यूनिपॉजिटिव है, पोटेशियम आयन यूनिपॉजिटिव है, इन दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो Na पॉजिटिव में से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वाज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन नंबर 75 डियर स्टूडेंट्स, द बेस्ट यील्ड ऑफ द SO3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सल्फर ट्राइऑक्साइड, बेस्ट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का आपने केमिस्ट्री ज़हन में रखनी है, यूजिंग द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर ओनली, बिल्कुल ठीक है, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी। बीटा में कहता है कीपिंग द टेम्परेचर बिटवीन 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन है, हाँ दोनों ठीक है। चार्ली इज माय आंसर, दो कंडीशंस दी हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, सो वेरी सिंपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिएक्शन है, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 में है, which one of the following is a typical transition element? You better know what are the non-typical transition elements. Zinc, cadmium, mercury, scandium, yttrium, lanthanum, 2b and 3b, इनके अलावा सारे typical हैं, देखते हैं। तो of course beta is my answer, delta तो है ही नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट, वो तो 2a का एलिमेंट है, रेडियम ऑफ कोर्स।
सो बीटा ऑप्शन, कोबाल्ट इज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तमाम चीजें आप तभी आंसर कर सकेंगे जब आपको लेक्चर के मुताबिक जो मैंने आपको चंद पॉइंट्स बताए थे याद करने के लिए, वो आप याद करेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एमडी कैट के क्वेश्चंस का यही स्टाइल है। इसमें कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ memory based questions. You must memorize the data. Beta option is my answer. Next question is question number 77. One of the characteristics of the transition metals to form the complex ion is, अच्छा, कॉम्प्लेक्स आयन बनने की जो रीजन आपकी एफएससी की बुक में और ए लेवल्स में क्लियर कट मेंशन की गई है, वो क्या है? हमारे पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स। जेन में क्वेश्चन आता है कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, भाई वो डी डी ट्रांजिशन में पॉसिबिलिटी बन जाती है। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, डी सबशेल्स होने चाहिए, अल्फा। और दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी, यानी स्मॉल साइज एंड ग्रेटर चार्ज होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, उतने ज्यादा लिगेंड्स को अटैच करेगा, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। सो अगर मैं बाकी तमाम ऑप्शंस देखता हूं तो डेल्टा उसमें स्मॉल चार्ज क्या है, गलत, ये कंफ्यूजिंग था। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। हमारे पास हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी सबशेल, दिस इज द आंसर एंड द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ मैंने रिवाइज कर दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 डियर स्टूडेंट्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको पता है ना, दो तरीके होते हैं, एक लेड चैम्बर प्रोसेस, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लेड चैम्बर में क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्वालिटी कम होती है। दूसरा वो होमोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल होती है, उसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट यूज करते हैं सॉलिड फॉर्म में, और इसमें क्वालिटी अच्छी होती है, क्वांटिटी कम बनती है। लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस को इंडस्ट्रियली यूज किया जाता है टू गेट द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन। DCS that, आपको डस्ट रिमूवर, स्क्रबर, ऑफ कोर्स कूलिंग पाइप्स, देन स्क्रबर, ठीक है, उसके बाद ड्राइंग यूनिट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो कहते हैं कि कौन सा यूनिट नहीं है प्यूरिफिकेशन का? अल्फा है, डस्ट रिमूवर अभी बोला, बीटा स्क्रबर भी होता है, डेफिनेटली वाटर स्प्रे करते हैं आप, कूलिंग पाइप्स होते हैं ऑफ कोर्स। डेल्टा इज माय आंसर। हमारे पास प्यूरिफिकेशन में ड्राइंग होती है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के स्प्रे से हम ड्राइंग करते हैं, जो कि फिजिकल चेंज होती है, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। डिहाइड्रेशन नहीं होती, डिहाइड्रेशन इज अ केमिकल चेंज। तो डिहाइड्रेशन टावर नहीं होता, ये गलत कह रहा है, ड्राइंग टावर होता है। उसने बोला था कि कौन सी ऑप्शन इररेलेवेंट है, डेल्टा इज माय आंसर। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79, द नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स इन द, ओके हेक्साक्वाड्रेंट, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैं डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को सॉल्व करने का पर्पस ये था कि रिवीजन हो जाए आप लोगों की, वो तमाम प्रैक्टिसेस जो कि हमने लेक्चर में की हैं, कि कैसे एक ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके उसके ऊपर नंबर, उसका जो चार्ज का नंबर है उसको देख के हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में ऐड होते हैं कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग में, और निकाले भी एस से पहले जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट की बेस पे आंसर करूंगा। सी दैट, मैंने वो फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले आपको समझाने के लिए, हम जानते हैं कि एक्वा एक न्यूट्रल लिगेंड है, मैंने उसका चार्ज लिख दिया, और उसने जो मुझे कहा है कि पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +2 चार्ज है। अगर लिगेंड्स का चार्ज 0 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है वो वही होगा ना जो मेटल का चार्ज है, ऑफ कोर्स। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन +2 आ गई। हम जानते हैं आयरन 26 होता है, अगर इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 4s2 and 3d6 होता है। हाँ, तो जब उसने Fe+2 की बात की है, मैंने अभी बोला कि सबसे पहले सबशेल एस को एम्प्टी करेंगे, ऑर्बिटल एस को, ठीक है। तो वॉच दिस, मैंने Fe26, अगर यहां पे मैं 2 लिखता तो 26 कॉन्फ़िगरेशन थी, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकले किस में से, एस में से, तो डी में उतने ही इलेक्ट्रॉन रहे। अब यहां पे एमडी कैट का एक तो ये क्वेश्चन पूछा, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। This is MD CAT. That's why I'm explaining. That's why I'm putting my energy. My students, watch this. पहला क्वेश्चन ये कर सकता है, जैसा कि उसने कहा कि how many d electrons are present, तो आप कहेंगे भाई 6 d electrons are present। और ये पूछ सकता है how many unpaired orbitals are present, तो भी आप आंसर कर सकते हैं 1 2 3 4। Got it? So ये आप इस तरह आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह Fe+3 की केमिस्ट्री पूछ ले तो आप कहेंगे भाई 2 तो इसमें से निकाले, तीसरा इसमें से निकाल देंगे। तो तमाम चीजें रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट्स। इसको रिवाइज करने का पर्पस ये है कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें। सो उसने पूछा था द नंबर ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर इज 6। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 स्टूडेंट्स,
पेपर आपके सामने है. विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. उसने एटम बोला, आयन तो बोला ही नहीं. तो हम जानते हैं 4s2 3d5 किसका होता है, मैंगनीज का. So Charlie option is my answer. Without wasting your time, I know that you know. Question number 81. Which of the following element does not belong to the 2b group? बड़ा आसान क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. जैसे ना 2b आपको पता है कौन, जिंक कैडमियम मर्करी होता है. तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम ये तो 3b में होते हैं सारे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 82 डियर स्टूडेंट्स. सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन एज द बैरोमीटर ऑफ इंडस्ट्री. मैं पहले भी बात कर चुका हूं ऑफ कोर्स, क्योंकि हर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, सिवाय फूड प्रिजर्वेशन के. तो ये लेदर इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है ऑफ कोर्स इसका मतलब है वो कंट्री उतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस पे है. सो बैरोमीटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस. कहते हैं इट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एक्सेप्ट, ठीक है, यूज इन द लेबोरेटरी, ठीक है. Beta is my answer. The popular question, it can never be used as food preservative. Sulfuric acid can never be used as food preservative. बिल्कुल गलत कह रहा है. बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है. पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, यूज टू मेक द फर्टिलाइजर्स होता है, सारी इंडस्ट्रीज में है. क्वेश्चन नंबर 83 डियर स्टूडेंट्स. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी से एसोसिएटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिवीजन हो रही है, देखते हैं क्या है. अल्फा में कहता है इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. बिल्कुल ठीक है. इट्स एन एटॉमिक प्रॉपर्टी, इट हैज द यूनिट किलोजूल्स पर मोल. द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, बीटा ऑप्शन वो मैंने बोल दी है. चार्ली में कहता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस. यू नो व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव? एक के बाद अगला, अगले के बाद उससे अगला, उसके बाद उससे अगला, एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर रहा है, पीरियड की बात कर रहा है, तो लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज करती है, डिक्रीज तो नहीं करती. चार्ली इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज इररेलेवेंट. और उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी, ये मेरा आंसर है. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं. जैसा डेल्टा भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेटालिक रिएक्टर. इसका दूसरा नाम है ना, आयनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ मेटालिक रिएक्टर. सही कह रहा है. चार्ली इज द आंसर, जो कि इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 84 स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है. रिएक्शन ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट्स विद वाटर आर गिवन. अच्छा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, मैंने देख ली रिएक्शन. से बात क्या कर रहा है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. माय डियर स्टूडेंट्स, हम तो एक लाइन बड़ी क्लियर पढ़ के आए कि बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. चाहे स्टीम हो, चाहे जो मर्जी हो, इवन रेड हॉट कर दें, तो रिएक्शन नंबर 2 इज नॉट पॉसिबल. स्टेटमेंट 2 इज नॉट पॉसिबल. उसने बताया था कि बताओ कौन सी नॉट पॉसिबल है. सारी पॉसिबल है सिवाय 2 स्टेटमेंट के. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. Very simple and clear. Next question, question number 85, the last question of today's test. Which of the following is true about sodium, silicon and sulfur? देखते हैं. सोडियम मेटल है, सिलिकॉन, ये सारी तरतीब ध्यान में रखिएगा. ट्रू पूछ रहा है. The chlorides are ionic solids. नहीं भाई, सिलिकॉन का तो नहीं होता, सल्फर का तो नहीं होता. बीटा में the covalent bond is found in most of the compounds. भाई सोडियम में तो नहीं पाया जाता. They are in the same period of the periodic table. Yes, they belong to the same period. Charlie option is my answer. Well, my dear students, very simple question that was. और आपको इस क्वेश्चन से अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं. MD कैट में कॉन्सेप्ट बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट. आई होप कि आपने आज के टेस्ट की डिस्कशन के बाद ये रिलेटेड टॉपिक्स के जितने भी यूएचएस के टॉपिक थे उनकी रिवीजन की होगी, और अगर कोई कॉन्सेप्ट की करेक्शन की है तो उसको इंप्रूव करेंगे आप. इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतर होगा. नेक्स्ट टेस्ट में दोबारा मुलाकात होती है. तब तक अल्लाह हाफिज.